हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2026 की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस यहां पे करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहां पे कराई जाती है। यहाँ पे अभी हम क्विक रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, यानी प्रश्न तो पढ़ते हैं, प्रश्न के साथ साथ जिस टॉपिक से प्रश्न बना है उस एक टॉपिक को हम यहाँ पे फाइनली क्विक रिवाइजन कर लेते हैं, ताकि आपका फाइनल रिवीजन भी होता चले और प्रश्नों की प्रैक्टिस भी होती चले। क्योंकि टाइम कम है, अब एग्जाम पास में है, तो इस टाइम पे आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, रिवीजन पे फोकस करना है। जिस टॉपिक में लग रहा कि ये टॉपिक हमको भूल रहा है तो उसके रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट आपको फॉलो करना है और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं ये भी डिटेक्ट करना है और उस पर वर्क भी करना है। जहाँ पे गलती हो रही है गलती पे काम भी करना है, ठीक है। तो इसी पे एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस और रिवीजन को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहाँ पे अभी तक लगभग 50+ क्लासेस हो चुकी हैं। हर एक क्लास आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, A to Z जो क्वेश्चन कराए जाते हैं आपके एग्जाम में आए हुए और या फिर आने की पूरी संभावना है, ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा, एक सिंगल प्लेलिस्ट से आपका पूरा साइंस का पोर्शन यहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लासेस अपलोड की जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और पहला प्रश्न है हमारा, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? के है, पीओ है, पीटी है या फिर पीयू है? आवर्त सारणी से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, एक शिफ्ट में लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं सिर्फ और सिर्फ आवर्त सारणी के। इसीलिए आवर्त सारणी का रिवीजन अच्छे से करके जाइएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब एनालाइज करिए तो देखिए कि हर एक शिफ्ट में लगभग 2 से 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं आवर्त सारणी टॉपिक से। यहाँ पे बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? के होता है, ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए जो पोटेशियम है ये एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट में आता है कि नहीं आता? पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप 1 में आता है। अब ग्रुप 1 में और कौन कौन से तत्व आते हैं? तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबीडियम जिसको आर भी लिखते हैं, फिर आता है सीजियम जिसको CS लिखते हैं, फिर आता है FR जिसको फ्रांसियम लिखते हैं। ये क्या है? ग्रुप फर्स्ट के सभी तत्व हैं। इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने तत्व हैं वो क्या है? धातु हैं। और जो फ्रांसियम है, फ्रांसियम क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। ये धातु ना होके क्या होता है? एक प्रकार का उपधातु होता है। और बाकी ऑप्शन देखिए, जो पीटी होता है ये प्लेटिनम का रासायनिक प्रतीक होता है। किसका होता है? प्लेटिनम, ठीक है, ये प्लेटिनम का रासायनिक प्रतीक होता है। और पीओ पोलोनियम का रासायनिक प्रतीक होता है। ये किसका रासायनिक प्रतीक होता है? पोलोनियम का। और पोलोनियम किस में आता है? ग्रुप 16 में आता है। किस में? 16 ग्रुप में आता है। और पीओ किसका रासायनिक प्रतीक होता है? प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का रासायनिक प्रतीक होता है। तो ये कुछ रासायनिक प्रतीक हैं। रासायनिक प्रतीक बस नहीं, रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा कि ये किसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और रासायनिक प्रतीक और रासायनिक नाम, आप ये दोनों चीज़ें जरूर पढ़ के जाइएगा, इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ पे ही ये रासायनिक चिन्ह दे दिया है और रासायनिक नाम पूछा है, ठीक है। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह GE होता है? जर्मेनियम का, गैलियम का, सोना का या फिर गैडोलियम का? बताइए किसका रासायनिक चिन्ह GE होता है? यहाँ पे जर्मेनियम भी दिया है, गैलियम भी दिया है, गैडोलियम भी दिया है, सोना को छोड़ के, ठीक है। ऐसा लगेगा सबका रासायनिक चिन्ह GE होता है, लेकिन GE रासायनिक चिन्ह किसका होता है? जर्मेनियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो जर्मेनियम है ये ग्रुप 14 में आता है। किस में आता है? ग्रुप 14 में आता है। अब ग्रुप 14 में और कौन कौन से तत्व आते हैं? तो आता है कार्बन, कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन, फिर आता है जर्मेनियम, फिर आता है टिन, फिर आता है PB जिसको बोलते हैं लेड। इसमें जो कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 3 होते हैं, ये क्या होता है? मेटलॉइड यानी उपधातु होते हैं। और टिन और PB यानी टिन और लेड ये क्या होते हैं? धातु होते हैं। बाकी बताइए जो गैलियम है, गैलियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? GA होता है। और गैलियम किस ग्रुप में आता है? तो गैलियम इसी के एक पहले ग्रुप 13 ग्रुप में आता है। तो 13 ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं? 13 ग्रुप में आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर आता है
गैलियम, फिर आता है इंडियम जिसको आयन लिखते हैं, फिर आता है थैलियम जिसको Ti लिखते हैं, फिर आता है NH। ये एक नाइकोमियम नया तत्व जुड़ा है। बेसिकली इतने ही तत्व ग्रुप 13 में आते हैं। कौन से? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो ये ग्रुप 14 के सारे तत्व हो गए और ग्रुप 13 के सारे तत्व हो गए। बाकी सोना का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Eu यानी गोल्ड, सोने का रासायनिक चिन्ह होता है। और जो गैडोलियम होता है, गैडोलियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Gd होता है। क्या होता है? Gd। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन और ग्रेफाइट में क्या समानता होती है? दोनों हाइड्रोजन से बने हैं, दोनों कार्बन से बने हैं, दोनों सिलिकॉन से बने हैं या दोनों लिथियम से बने हैं? बताइए, कार्बन और ग्रेफाइट में क्या समानता होती है? देखिए, कार्बन तो कार्बन, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ना, ये भी क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है? कार्बन का अपरूप, या फिर इसी को एलोट्रॉप बोलते हैं। तो ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप होता है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि दोनों किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। कार्बन और ग्रेफाइट ये कार्बन का ही एक रूप है, इसीलिए कार्बन और ग्रेफाइट दोनों किसके तत्व होते हैं? कार्बन के ही तत्व होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फियोफाइसी क्या है? फियोफाइसी किसका नाम है? हरे शैवाल का नाम है, भूरे शैवाल का नाम है, लाल शैवाल का नाम है या फिर नीले शैवाल का नाम है? बताइए, फियोफाइसी किसका नाम है? तो देखिए, जो हरा शैवाल यानी ग्रीन एल्गी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर देता है, इसीलिए इसको क्लोरोफाइसी कहा जाता है। और इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। भूरे शैवाल को हम क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। क्या बोलते हैं? फियोफाइसी बोलते हैं। अब इसमें ये कहाँ पाए जाते हैं? जो फियोफाइसी भूरे शैवाल होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये जनरली समुद्र में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें क्या आ जाएगा? केल्प आएगा, और एक और आता है, कौन सा? एक कुछ आता है, अभी भूल रहा है, लेकिन केल्प क्या आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। याद आएगा तो फिर मैं उसको भी बता दूंगी। बाकी लाल शैवाल, लाल शैवाल को हम किस नाम से जानते हैं? रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं। और इसमें ये जो लाल शैवाल है, ये लाल कलर का क्यों होता है? जैसे अभी हमने पढ़ा कि हरा शैवाल क्लोरोफाइसी, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो कि इसको हरा कलर देता है। ऐसे ही लाल शैवाल लाल कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें भी एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको फाइकोएरिथ्रिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट बोलते हैं, जो कि इस शैवाल को लाल रंग प्रदान करता है। बाकी नीला शैवाल, ये वास्तव में कोई ऐसा शैवाल नहीं है। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल जरूर होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या आ जाएगा? नॉस्टॉक एनाबीना। क्या? नॉस्टॉक और एनाबीना आ जाएगा, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी, ये थोड़ा ब्लूइश कलर के दिखते हैं, कुछ ग्रीनिश कलर के दिखते हैं, लेकिन प्योर नीला शैवाल करके कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे फियोफाइसी पूछा है, तो फियोफाइसी हम किसको बोलते हैं? भूरे शैवाल को बोलते हैं, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? हरे रंग में, लाल रंग में, गुलाबी रंग में या वे रंग में? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है। तो बताइए, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? तो यहाँ पे पहले एसिड और बेस के बारे में जान लीजिए। हम बोले ना कि ये जो क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिस सेट की, इस टाइम पे हम क्योंकि रिवीजन पे भी फोकस करते हैं कि आपका एक रैपिड रिवीजन भी हो जाए और प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो हम एसिड के बारे में जाते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल सबसे पहले एक ट्रिक याद रखिएगा, अनिल। क्या? अनिल। अनिल से मतलब क्या होता है? आ से अम्ल और नी से नीले। नीले को किस में बदल देते हैं? ला से लाल में बदल देते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में बदलने का काम करते हैं। जैसे अम्ल में क्या आ जाएगा? नींबू आ जाएगा। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो अम्ल में आ जाएगा। ठीक है, आंवला किस में आ जाएगा? आंवला भी अम्ल में आ जाएगा। यानी जब नींबू और आंवला अम्ल में आते हैं तो ये हमको पता चल गया कि अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अब स्वाद में खट्टे होते हैं तो पीएच स्केल में इनका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा, क्योंकि 7 उदासीन को बताता है, और 7 से कम जाएंगे तो अम्ल, और 7 से ज़्यादा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्षार। और ये पानी से जब भी H2O से क्रिया करते हैं अम्ल, तो पानी से क्रिया करने पे H+ आयन प्रोवाइड कराते हैं। अब आ जाते हैं क्षार में। क्षार क्या करते हैं? क्षार के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा छनल, छलन।
ट्रिक क्या हो जाएगी? छलन। छलन से मतलब क्या समझते हैं? छलन। छलन मतलब छ से क्षार, क्षार क्या करते हैं? लाल को नीले में बदलने का काम करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? छलन। ठीक है। अब छलन में यानी क्षार में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? क्षार में जैसे NaOH, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? क्षार का, जिसमें OH आयन जुड़ा होना वो क्षार कहलाता है। अब क्षार ये कैसे होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अब कड़वे होते हैं तो इनका pH 7 से क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा, क्योंकि 7 उदासीन और 7 से कम है तो अम्ल, और 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है। और क्षार जब भी पानी से क्रिया करते हैं ना, तो पानी से क्रिया करने के बाद ये हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, यानी OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, और क्षार क्या करते हैं? OH- आयन देते हैं। ठीक है। अब कुछ हम क्रियाविधि यानी सूचक डाई भी पढ़ लेते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम पहले पढ़ते हैं मिथाइल ऑरेंज। कौन सा? मिथाइल ऑरेंज। ये कुछ पहचान करने वाले तत्व होते हैं जो कि अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। तो अगर इसको हम मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो किस रंग का होगा, और क्षार में डालेंगे तो किस रंग का होगा? तो मिथाइल ऑरेंज को जब भी अम्ल में डालते हैं ना, तो अम्ल कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, और क्षार में भी डालने पे ये लाल रंग का हो जाता है। दूसरा सूचक आ जाता है हल्दी। दूसरा क्या आ जाएगा? हल्दी। तो हल्दी को जब भी हम अम्ल में डालेंगे तो अम्ल में डालने पे ये कोई भी क्रिया नहीं करती, लेकिन क्षार में डालेंगे तो ये हल्का गुलाबी या फिर नीले कलर, लाल कलर का हो जाता है। ठीक है। तीसरा आ जाता है फिनोल्फ्थलीन। क्या आता है? फिनोल्फ्थलीन। तो फिनोल्फ्थलीन को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो अम्ल में ये क्या रहेगा? रंगहीन ही रहेगा। अम्ल में कैसा रहेगा? रंगहीन रहेगा। लेकिन अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में यानी क्षारीय विलयन में डाला जाएगा तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो ये 3 क्या है? सूचक डाई हैं जो कि अम्ल और क्षार में डालने पे अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, और इनसे प्रश्न पूछा भी जाता है। जैसे यहाँ पे pH का पूछ लिया है, लिटमस पेपर का पूछ लिया है, वैसे इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न में पूछा क्या था कि अम्ल नीले को किस रंग में बदल देता है? तो किस रंग में बदल देता है? लाल रंग में बदल देता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और साथ ही हमने पूरा एसिड और बेस भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्विक रिवीजन कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? नायलॉन के, कृत्रिम रेशम के, टेरिलीन के, या फिर रबड़ के? किसके निर्माण में ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ग्लाइकोल का उपयोग इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है, इसका उपयोग टेरिलीन के निर्माण में किया जाता है। और टेरिलीन होता क्या है? एक पॉलिएस्टर कृत्रिम रेशा होता है। क्या होता है? पॉलिएस्टर कृत्रिम रेशा होता है। कौन? टेरिलीन। ठीक है। और ये जो टेरिलीन होता है ये बनता किससे किससे है? तो ये एथिलीन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल भी इसको बोल सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल और प्लस टेरेफ्थलिक अम्ल से मिलके बना होता है। क्या बोलेंगे उसको? टेरेफ्थैलिक अम्ल, इससे मिलके बना होता है। कौन? टेरिलीन। बाकी आ जाते हैं नायलॉन। ये अलग ही प्रकार का सिंथेटिक रेशा होता है, और जो कृत्रिम रेशा होता है ये लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। और रबड़ ये प्राकृतिक या फिर कृत्रिम पॉलीमर से बनता है। बेसिकली ये ज़्यादातर किससे बनता है? कृत्रिम पॉलीमर से बनता है। ठीक है। पर प्राकृतिक पॉलीमर से भी बनता है, ज़्यादातर ये कृत्रिम पॉलीमर से बनाया जाता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय के आवरण का क्या नाम है? मेनिंजेस, प्लूरा, पेरिटोनियम, या फिर पेरिकार्डियम? बताइए हृदय के आवरण का क्या नाम है? कल ही हमने पूरा हृदय टॉपिक पढ़ा है। अगर आपने कल की क्लास नहीं अटेम्प्ट की है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा हृदय होता क्या है इसके बारे में पढ़ा है। साथ ही पूरे ब्लड सर्कुलेशन जो ह्यूमन परिसंचरण तंत्र है उसको भी हमने वहाँ पे पढ़ा है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्विक रिवीजन एक बार और कर लेते हैं। जो हृदय होता है, हृदय कैसा होता है? कॉनिकल शेप का होता है, यानी शंक्वाकार होता है, और ये पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। अब जो हृदय होता है, हृदय के चारों तरफ, मान लेते हैं यह हृदय है, हृदय के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कैसी मेम्ब्रेन पाई जाती है? डबल मेम्ब्रेन। एक ये मेम्ब्रेन पाई जाएगी, फिर दूसरी
ये मेम्ब्रेन। और ये जो डबल मेम्ब्रेन होती है ना, इसी दोहरी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये जो डबल मेम्ब्रेन आवरण होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब दो मेम्ब्रेन के बीच में कुछ लिक्विड भी भरा रहता है, यहाँ पे लिक्विड मटेरियल भी भरा रहता है। तो इस लिक्विड को, अब जब मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियल द्रव इसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, हृदय को जो बाहरी झटके होते हैं उनसे सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है। अब जो हृदय होता है ये जो लेफ्ट और राइट, इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट, जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है ना, ये बीच की दीवार की वजह से। तो इस बीच की दीवार को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सेप्टम। क्या कहा जाता है, इसको सेप्टम कहा जाता है, जो दायां और बायां भाग में हृदय को बांटता है। बेसिकली जो हृदय होता है, ह्यूमन का जो हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। दायां और बायां तो बट गया, लेकिन दायां भी 2 भाग में बटेगा और बायां भी 2 भाग में बटेगा। तो जो दायां होता है राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद, और राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय, 2 में बट गया। लेफ्ट भी बटेगा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां आलिंद और बायां निलय। 4 भागों में जो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का हृदय बटा होता है। अब जब हृदय बटा होता है तो इसमें कपाट भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बॉल्व पाए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कपाट बोलते हैं। तो जो यहाँ पे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो कपाट पाए जाते हैं, ये कैसे वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, यानी त्रिवलनी कपाट होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व या त्रिवलनीय कपाट इनको बोला जाता है। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो कपाट पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, यानी द्विवलनीय कपाट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विवलनीय कपाट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो हृदय के चारों तरफ 2 आवरण पाए जाती हैं, जिसको पेरिकार्डियम, दोनों आवरण के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसको पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं, जो कि झटकों से हृदय को सुरक्षित करने का काम करता है। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करते हैं। ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना हो, इसीलिए ये वॉल्व क्या होते हैं, जैसे राइट ऑरिकल क्या होगा, राइट ऑरिकल से जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाना होगा, यानी दायां आलिंद से जब दायां निलय में ब्लड जाना होगा तो ये कपाट खुल जाएंगे, और जहाँ ब्लड दाएं निलय में आ जाएगा तो ये कपाट बंद हो जाते हैं, ताकि ब्लड वापस से अपोजिट डायरेक्शन में ना जाने पाए। तो वॉल्व यानी कपाट जो होते हैं, इनका मेन काम यही होता है कि ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना कर पाए। बाकी पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमने कल की क्लास में पढ़ा है, आप उस क्लास को जरूर जाके अटेंड करिएगा, आपका पूरा हृदय टॉपिक वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड की लंबाई मापने की एक वैध तरीका नहीं है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, बॉन्ड की लंबाई मापने के बाकी एक्स रे विवर्तन, इससे भी बॉन्ड की लंबाई मापी जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी बॉन्ड की लंबाई मापी जाती है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन से भी बॉन्ड की लंबाई मापी जाती है। लेकिन यंग की डबल स्लिट विधि, इस विधि से प्रकाश का व्यतिकरण को समझने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। किसका, प्रकाश का व्यतिकरण अगर समझना है तो व्यतिकरण को समझने के लिए यंग की डबल स्लिट विधि का उपयोग किया जाता है। तो यही बॉन्ड की लंबाई मापने का एक वैध तरीका नहीं होगा। और बाकी ये जो तकनीक है ना, ये जो टेक्निक है, इन टेक्निक से अणुओं और परमाणुओं के बीच की दूरी भी मापी जाती है। इनसे क्या, बॉन्ड की लंबाई यानी अगर कोई अणु है और अणु से परमाणु के बीच की जो दूरी है वो इन टेक्निक के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक, अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस प्रकार के दांत निकलते हैं, मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट, विषम दंत या फिर होमोडोंट। बताइए, मनुष्य में किस प्रकार के दांत निकलते हैं। तो मनुष्य में दांत आ गया, दांत के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर दांत का अध्ययन किया जाए तो दांतों के अध्ययन को कहते क्या हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडोंटोलॉजी। अब हम दांत को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यही पढ़ें कि दांत को पढ़ने को, दांत की स्टडी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब दांत बना किसका होता है, तो दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो 2 चीज़ तो क्लियर हो गई, एक दांत हम पढ़ रहे हैं तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, और दांत बने किसके होते हैं। अब जो मानव है, मानव में, ह्यूमन्स में दांत 2 अवस्था में पाए जाते हैं।
एक ऐसे दांत होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, यानी ये दोबारा उगते हैं, और एक प्रकार के ऐसे दांत होते हैं जो कि स्थायी होते हैं, यानी एक बार उग गए तो उग गए, दोबारा ये नहीं उगते हैं। ठीक है, तो अब बताइए अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो जितने भी जो अस्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, और ये जो है वो 13 से लेके 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, उसके बाद ये गिर जाते हैं। तो अगर अस्थायी दांतों का दंत सूत्र पता किया जाए तो क्या होगा? 2102, यानी क्या होगा? इंसीजर होगा, केनाइन होगा, मोलर होता है लेकिन प्री मोलर एब्सेंट होता है 13 से 15 साल तक के बच्चों में। तो 2102 क्या हो जाएगा? ये दंत फार्मूला हो जाएगा अगर अस्थायी, अगर यानी 13 से 15 साल के बच्चों का दंत फार्मूला पूछ रहा है तो। और जो स्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 32, यानी 20 ये रहते हैं जो दोबारा आ जाते हैं, और 12 ये रहते हैं, टोटल मिला के 32 दांत जो होते हैं ये स्थायी रहते हैं। ये सबसे अंत में आने वाले दांत जो होते हैं वो भी स्थायी दांत में ऐड होते हैं, और सबसे अंत में आने वाले दांत को क्या बोला जाता है? अक्ल डाढ़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्ल डाढ़ बोला जाता है। ठीक है, तो अगर स्थायी दांतों का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, ये क्या होता है? स्थायी दांतों का फॉर्मूला। यहाँ पे दो दो प्री मोलर भी आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना रहता है। ये देखिए इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए, दो क्या होते हैं? ये चार चौथे भाग को बताता है। ये जो ये एक पार्ट बता रहा है, ये चौथे भाग को। देखिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है? मुंह है इंसान का, बना तो बहुत ख़राब है फिर भी देख लीजिए। तो ये ऊपर को भी हम दो पार्ट में बटा होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है? इंसीजर दो, फिर एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ये नुकीला वाला केनाइन, फिर उसके बाद दो क्या हो जाते हैं? प्रीमोलर हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 मोलर हो जाएंगे। इसको अलग कलर से बना देते हैं। 3 क्या हो जाएंगे? ये 3 मोलर हो जाएंगे, यानी ये है इंसीजर, ये एक जो रेड कलर का है केनाइन, और ये दो क्या हैं? ये हैं प्री मोलर, और ये क्या हो जाएंगे? मोलर। तो ये जो 2123 बता रहा है ना, ये 2123 ये क्या होता है? सिर्फ एक पार्ट को बताता है। तो दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, और तीसरा पार्ट ये हो जाएगा, चौथा पार्ट ये हो जाएगा। तो एक दो पार्ट ये लिखे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चारों पार्ट यानी कुल मिला के 32 दांत आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस ये क्या रहता है? इसको जोड़ो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखिए इंसीजर क्या होते हैं? 2 होते हैं, केनाइन एक होता है। इस चौथे पार्ट में एक पार्ट की बात कर रहे हैं। वैसे इधर 2 इंसीजर तो इधर भी 2 इंसीजर, इधर एक केनाइन तो इधर भी एक केनाइन, इधर 2 प्री मोलर तो इधर भी 2 प्री मोलर, और इधर 3 मोलर तो इधर भी क्या होंगे? 3 मोलर। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर दांत होंगे, 8 इधर दांत होंगे, 8 इधर 8 इधर, तो कुल मिला के टोटल कितने दांत हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। इसीलिए दंत फॉर्मूला क्या बोलता है? 2123 और 2123 अपॉन मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर का काम क्या होता है? तो इंसीजर काम करता है भोजन को कुतरने का। भोजन को कुतरने का काम कौन करेगा? इंसीजर। और केनाइन ये नुकीला होता है तो ये चीरने फाड़ने का काम करता है। जो मांसाहारी होते हैं ना उसमें केनाइन ज़्यादा एक्टिव होता है, जैसे कि शेर, इसमें केनाइन ज़्यादा एक्टिव होता है, या अधिक नुकीले होते हैं और ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, इसका काम क्या होता है? भोजन को पीसने का। जो भोजन पीसा जाता है ना, चक्की पीसिंग, ये किसका काम होता है? प्रीमोलर का काम होता है। अब मोलर का काम क्या होता है? भोजन को पीसने के साथ उसमें लार भी ऐड करना। भोजन में जो सलाइवा ऐड होता है ताकि भोजन निगल सके हम अच्छे से, तो उसका काम क्या, ये किसका काम होता है? मोलर का काम होता है। तो इंसीजर भोजन को कुतरेगा, केनाइन चीरने फाड़ने का काम करेगा, प्रीमोलर भोजन को पीसेगा, और मोलर पीसने के साथ साथ क्या करेगा? भोजन में लार मिलाने का काम करेगा। अब यहाँ पे पूछा क्या था? हमने पूरी रामायण तो पढ़ा ली, अब आ जाते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पूछा क्या था कि मनुष्य में किस प्रकार के दांत होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि 2 प्रकार के, अस्थायी, स्थायी। अस्थायी जो टूटते हैं दोबारा आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य में डिफायोडोंट या डाइफायोडोंट यानी द्विबार दंती पाए जाते हैं, जो कि दोबारा भी उगते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ऐसी कितनी विभिन्न गैसें हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे वायुमंडल में बनती हैं? 13, 12, 11 या फिर 15? बताइए कितनी गैसें हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो वायुमंडल बनाती हैं, सॉरी क्या करती हैं, वायुमंडल का निर्माण करती हैं। तो ऐसी कितनी गैसें हैं? 11 गैसें हैं, जिसमें कौन कौन सी आ जाएगी? नाइट्रोजन आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है, वो एंटोफॉर्म स्टेबल फॉर्म है। नाइट्रोजन आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, आर्गन आ जाएगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, उसके अलावा नियॉन आ जाएगा, नियॉन के अलावा हीलियम आ जाएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा, जीनॉन आ जाएगा। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। कैसी गैसें होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं, जो कि रिएक्ट नहीं करती हैं एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। इसीलिए ये वायुमंडल में पाई जाती हैं और वायुमंडल का निर्माण करने का काम करती हैं। और क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, ओजोन आ जाएगा और CH4 यानी मीथेन आ जाएगा। तो ये 11 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऐसी गैसें होती हैं जो कि माना जाता है पूरे वायुमंडल का निर्माण इन्हीं गैसों से मिलकर बना होता है। हाँ, प्रतिशत अलग अलग होते हैं, इनके प्रतिशत अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे वायुमंडल इन्हीं 11 गैसों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे 13 भी माना जाता है, लेकिन बेसिकली बहुत सारे एग्जामों में करेक्ट आंसर क्या माना है? 11 ही माना है। तो आपको यहाँ पे 11 ही याद रखना है, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने प्रश्नों को भले ही कम पढ़ा, यानी प्रश्नों की संख्या भले ही कम है लगभग, पर एक क्लास में हमने लगभग 30 से 35 प्रश्नों का कंटेंट कवर किया है। हमने दांत के बारे में पढ़ लिया, हमने हृदय के बारे में पढ़ लिया, आवर्त सारणी के कई ग्रुप के हमने तत्वों को पढ़ लिया है, कौन से धातु हैं, कौन से उपधातु हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। साथ ही एसिड बेस क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। एसिड बेस के संसूचक 2 होते हैं जो एसिड और बेस का बताते हैं, पहचान करते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है और उससे प्रश्न भी बनते हैं। तो यानी प्रश्नों की संख्या कम है पर कंटेंट ज़्यादा है और आपको कंटेंट पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका हर एक प्रश्न एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ऐसे ही क्लासेस, अभी इस क्लास में क्वेश्चन की संख्या कम है, सारी क्लासों में नहीं है, ऐसे ही क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, 50+ क्लासेस हैं। अगर आप उतना भी देख लेते हैं एक बार ना अच्छे से, तो आपका साइंस का पूरा पोर्शन उस सिर्फ एक प्लेलिस्ट से कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपने 20 दिन उसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका साइंस का पोर्शन उससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।